Hello and welcome to Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA 1999 के सेशन नंबर 9 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन है सीरीज़ का। मैं हूँ सीए अतुल कुमार चतुर्वेदी, फेलो मेंबर ऑफ ICAI। एक लंबा अनुभव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, देश में और विदेश में, जिसमें कि फेमा का काफ़ी एक्सपोजर रहा। तो आइए हम सब मिलकर के पढ़ रहे हैं FEMA 1999 फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, और ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन है। पिछले सेशन में हमने शेड्यूल 1 का अध्ययन किया था और अब हम शेड्यूल 2 का अध्ययन कर रहे हैं। शेड्यूल 2 जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट रेगुलेशंस का शेड्यूल है, ये कवर करता है परमिसिबल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाई पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। शेड्यूल 1 कवर कर रहा था बाई पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया। अगर इंडियन रेजिडेंट्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए शेड्यूल 1, और अगर पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए शेड्यूल 2। सबसे पहला परमिटेड ट्रांजैक्शन जो है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दैट इज टू से issue of security by a body corporate or an entity in India and investment therein by a person resident outside India। यदि कोई इंडियन एंटिटी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या एंटिटी सिक्योरिटी इशू कर रही है, चाहे वो डेट सिक्योरिटी हो चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटी हो, इन दोनों में ही इन्वेस्ट करने की बेसिक परमिशन का सोर्स शेड्यूल 2 का ये पहला क्लॉज है। और FDI जो आएगी वो इसी के थ्रू आएगी। एंड इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू द कैपिटल ऑफ ए फर्म और ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडिया। और जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ हैं, AOP है, पार्ट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या कोई फर्म है, वो उसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आएगी वो इस हेड के अंतर्गत आएगी। तो कुल मिलाकर के फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आएगी, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेट हो, वो परमिटेड है प्राइमा फेसाई। ऑफ कोर्स उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत में कोई रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एक्वायर कर सकता है और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ऑफ कोर्स उससे संबंधित रेगुलेशंस भी हैं। तो ये एक अवेयरनेस लेवल की या इसको कहें बेसिक परमिशन है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है नॉलेज। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए संबंधित रेगुलेशंस का अध्ययन आवश्यक है। ये बात हम लोग बार बार कहते रहे हैं। गारंटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन फेवर ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। शेड्यूल 1 में परमिट किया था a person resident in India can give guarantee to a resident outside India in favor of a or for the benefit of a person resident outside India। यहाँ पे रिवर्स है, a person resident outside India can give guarantee on behalf of or in favor of a person resident in India। Import and export of currency oblique currency notes into oblique from India by a person resident outside India। इंडिया में आप फॉरेन करेंसी लेके आ सकते हैं, इंडिया से फॉरेन करेंसी अपना लेके वापस जा सकते हैं, इसके लिए प्रोहिबिशन नहीं है। डिपॉजिट्स बिटवीन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये इस शेड्यूल के थ्रू परमिटेड है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया परमिटेड है थ्रू दिस आइटम। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यदि इंडिया के बाहर कोई रेजिडेंट है, उसकी एसेट्स हैं इंडिया में, तो आप उसको रेमिट करके बाहर ले जा सकते हैं, इसकी परमिशन दी गई है। एंड फाइनली अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। इनको याद रखने के लिए एक स्पाइडर डायग्राम बना करके यदि आप करेंगे तो आपको ये आइटम्स आपकी मेमोरी में आ जाएंगे। बट देखा जाए तो ये काफ़ी वाइड रेंज है। तो दो बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लिस्ट जो है ये एक काफ़ी वाइड है, इससे काफ़ी ट्रांजैक्शंस परमिटेड हो जाते हैं, तकरीबन आपको जो ट्रांजैक्शन चाहिए परमिट हो जाते हैं। लेकिन
बेसिक समझने की बात है कि जितने भी ये ट्रांजैक्शंस बताए गए हैं एज ए परमिटेड ट्रांजैक्शन, इनसे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू किए गए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा या आरबीआई एंड वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उनका अनुपालन करते हुए ही ये ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। जो लिमिट्स रखी गई हैं उनका पालन करना है, जो कंडीशंस रखी गई हैं उनका पालन करना है। अब हम इससे संबंधित जो रेगुलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन 4 का पैरा ए क्या कहता है। इनफैक्ट लीड इन लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेक्शन 6 जो फेमा का अपने पहला सबसेक्शन देखा था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, उसमें ये लिखा था कि यू कैन डू ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, यू कैन सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। उसमें ये लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, आरबीआई रूल बना सकती है। वो एक पॉजिटिव लैंग्वेज की तरह लिखा गया था। लेकिन जैसे ही रेगुलेशंस इशू हुआ, और हम सब जानते हैं कि रेगुलेशंस इशू करने का काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें पहली लाइन में लिख दिया कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, नो पर्सन शैल अंडरटेक और सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आप कोई फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं करेंगे, कोई एक्सचेंज सेल नहीं करेंगे किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन से, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दी एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो सम इन सब्सटेंस अगर हम इसको समझें तो पूरे एक सार में एक बात कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस परमिटेड हैं उसमें ओपन एंडेड परमिशन नहीं है। इवन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में जो रेसिडुअल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस उनको अगर आप छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके ऊपर में आपके वो रेगुलेशंस लागू होते ही होते हैं, चाहे कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हों चाहे प्रोहिबिशंस हों। और इवन रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी कुछ कुछ रेगुलेशंस लागू होते ही हैं। जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 9 महीने के अंदर पैसा लेके आने की एक टाइमलाइन बन जाती है, तो वो भी तो एक तरीके से आप रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही करते हैं। तो फिर उसके बाद रिलैक्सेशंस की बातें आती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट subject to the provisions of the act or the rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder। देखिए ड्राफ्टिंग में बार बार लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, जो पहली लीड इन लाइन में कह दिया था सेव एज अदर एज प्रोवाइडेड, खैर इसमें दोबारा लिखा हुआ है। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल मे ड्रॉ फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉरेन एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग USD 250,000 per financial year or such amount as may be decided by Reserve Bank from time to time for a capital account transaction specified in Schedule 1। Schedule 1 में जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं उसके लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल $250,000 एक फाइनेंशियल ईयर में ड्रॉ कर सकता है, एक बार में कर सकता है, एक बार से ज़्यादा में कर सकता है। और इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था कि ये वाली लिमिट $250,000 की लिमिट ये LRS के अंदर जो टोटल 250,000 की लिमिट्स है उसमें शामिल होती है। Total of foreign exchange as per item number 1 of Schedule 3 of current account transaction rules shall be subsumed in the limit under provision A above। तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की जो लिमिट थी वो आइटम नंबर 1 जो है वो क्या है। आइटम नंबर 1 अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स देखेंगे, शेड्यूल 3 देखेंगे तो आइटम नंबर 1 है फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स। तो इस लाइन से उन्होंने कह दिया कि 250,000 की जो हमने कैपिटल अकाउंट की लिमिट दी है और वहाँ CAT रूल्स में, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स में जो 250,000 के रूल्स दिए है वो इसी में सबस्यूम्ड है। मिला जुला के देख लीजिए, आप कैपिटल ट्रांजेक्शन करना है वो कर लीजिए, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो परमिटेड है वो करने वो कर लीजिए, या पार्टली ये कर लीजिए पार्टली वो कर लीजिए। और इससे रिलेटेड कई बार अक्सर एक क्वेश्चन भी आते हैं कि एक somebody has gone for example for studies overseas and he needs सर्टेन मनी फॉर ट्यूशन, उसको ट्यूशन फीस देनी है, फिर उसको अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो अब फर्दर उसको कितने पैसे और आ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन उसमें और आता है कि उसने लेकिन रेमिटर ने ऑलरेडी कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी कर लिया है, तो वो सबको जोड़ के 250 के अंडर कवर करना है। ये बेसिक चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये है पैरा बी ऑफ रेगुलेशन 4A। 4A ही अभी चल रहा है, उस ए के अंदर मैंने उसके अंडर में एक फर्दर पैरा बी है। वेयर द ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जिसकी बात हम कर चुके हैं। शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन है
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि परमिटेड है, एक्सीड्स $250,000, यदि $250,000 से ज़्यादा पर फाइनेंशियल ईयर आपकी ड्रॉल एक्सीड कर जाती है, और एज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट मीन्स ये 250 की लिमिट हो सकता है कल जाके बदल भी जावे, एज द केस में बी, द लिमिट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस रेलिवेंट टू द ट्रांजेक्शन शैल अप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू सच ड्रॉल। तो उस स्थिति में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से संबंधित क्या रेगुलेशंस कहते हैं, और उस रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। Provided further that no part of the foreign exchange of $250,000 drawn under Proviso A shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-cooperative countries and territories by Financial Action Task Force from time to time and communicated by the Reserve Bank of India to all concerned। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर ऐसे देशों की और ऐसे टेरिटरीज की लिस्ट पर पब्लिश करती है जिनको FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, और हम सब जानते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कभी किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देती है फॉर नॉन कंप्लायंस विद दी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में संलिप्त होने के लिए। तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहेगी सबको, उन कंट्रीज़ में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड रिमिट नहीं करेंगे। ये 250 की परमिशन आपको इस बेसिस पे दी जा रही है कि पैसे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे टेरिटरीज़ में या ऐसे कंट्रीज़ में रिमिट नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान में रखें। अगर कोई क्वेश्चन, कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आप FATF में जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ हैं क्या उनमें पैसा रिमिट किया जा सकता है, उसमें $250,000 की लिमिट अवेलेबल नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। अब हम आते हैं रेगुलेशन 4B, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। ये रेगुलेशन 4 की लीड इन लाइन थी, उसी के तहत अब हम पैरा 4B पढ़ रहे हैं। 4B में हम क्या पढ़ रहे हैं? नो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी फॉर्म इन एनी कंपनी or partnership firm or proprietary concern or any entity whether incorporated or not, incorporated or not just for example association of persons which is engaged or proposes to engage। ये क्या चीज़ है? ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की लिस्ट है जो जिसके लिए नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर प्रोहिबिशन है। गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी में ऐसा डिसाइड कर सकती है कि किस एक्टिविटीज़ को इंडिया में परमिट किया जाए, कुछ को ना किया जाए। तो और चिट फंड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो पहला आइटम इन द बिजनेस चिट फंड, पहला प्रोहिबिशन ही चिट फंड है। तो क्या लिखा है? रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ मे इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न परमिट एनी चिट फंड टू एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम NRIs। Non-resident Indians shall be eligible to subscribe through banking channel and on non-repatriation basis to such chit funds without limit, subject to the conditions stipulated by the Reserve Bank of India from time to time। ये भी रेगुलेशन में लिखा हुआ है RBI के कि आप बिजनेस ऑफ चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप चिट फंड में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस केस में इंडियन पब्लिक का पैसा आपकी तरफ एक्सपोज नहीं हो रहा है, रादर आपका पैसा इंडिया के चिट फंड में एक्सपोज हो रहा है। और वो भी कब? यदि राज्य सरकार के से कंसल्ट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स परमिट कर दें तो ही आप उस चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पैसा आपका एक्सपोज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का क्रेडिट या इंडिया का रिस्क एक्सपोज हो रहा है, तो वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। आखिर भारत सरकार ये भी तो नहीं चाहेगी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस का पैसा इंडिया में आकर के डूब जाए। नॉन रेजिडेंट इंडियंस को इस चीज़ की जो परमिशन दी गई है उसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि वो जो सब्सक्रिप्शन देंगे चिट फंड में वो पैसा बैंकिंग चैनल से आएगा, पहली बात तो। दूसरा, ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस एक इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है कि इंडिया में जो कैपिटल आती है, जो इन्वेस्टमेंट आती है, वो रिपेट्रिएशन बेसिस पर आती है या फिर नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे आती है।
जो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे आती है उसका मतलब ये है कि वो पैसा इंडिया में आएगा, इन्वेस्ट होगा, उसके बाद इंडिया में ही रहेगा। और चूंकि आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं और आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि आपका इंडिया में इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि जब वो पैसा मैच्योर होगा तो उसको आप इंडिया में ही कहीं पे री इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके लिए बहुत से ऑप्शंस और बहुत से एवेन्यूज़ आपको मिलते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और उस केस में जो भी कंडीशंस आरबीआई लगाती है वो आपको फॉलो करना है। तो ये पहला हुआ चिट फंड। सेकेंड आइटम है निधि कंपनी। आप ऐसी किसी एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इन एनी फॉर्म जो कि कंपनी एज ए निधि कंपनी ऑपरेट कर रही हो। तो ये आरबीआई ने डिफाइन किए हुए होते हैं निधि कंपनियां, एनबीएफसी होती हैं। तीसरा है इन एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज़। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में नॉन रेजिडेंट्स को इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। इनफैक्ट एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन, फार्म हाउसेस, इनमें परमिटेड नहीं होता इन्वेस्टमेंट। इसके लिए एक अगर सिंपल वे में समझा जाए तो सिटीजन एंड रेजिडेंट जो दोनों ही कंडीशन को मीट करते हैं वही एग्रीकल्चरल लैंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो उनको प्रोहिबिटेड है नॉन रेजिडेंट्स को इन्वेस्ट करना एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में। फिर ये आता है प्रोहिबिशन इन रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। रियल एस्टेट बिजनेस की कंपनियों में या फार्म हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में भी प्रोहिबिशन है। पिछले लिस्ट में हमने एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन पढ़ा था और अब ये फार्म हाउसेस भी आ गया, तो ये तीनों कनेक्ट हो गए। रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है? इन रियल एस्टेट बिजनेस द टर्म शैल नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल ऑब्लिक कॉमर्शियल प्रीमिसेस, रोड्स और ब्रिजेस and real estate investment trusts REITs registered and regulated under the SEBI REITs regulations of 2014। तो आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो रियल एस्टेट में एज सच इन्वेस्टमेंट परमिटेड नहीं है, लेकिन यदि आप टाउनशिप डेवलपमेंट का काम करते हैं, आप रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमिसेस की कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड्स और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको परमिट कर दी गई हैं अंडर कैपिटल अकाउंट रेगुलेशंस। फाइनली हम आते हैं इन ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में ट्रेड करने के लिए आप इंडिया में कैपिटल किसी एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का मतलब होता है सर्टिफिकेट्स इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस either by central government or state government in consideration of surrender of land by the owner without monetary compensation which are transferable in part or whole। तो जब लैंड एक्वायर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस केस में जो सर्टिफिकेट्स इशू करके देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स कहा जाता है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी परमिशन नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो रियल एस्टेट का ही इन्वेस्टमेंट हो गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। फिर हम आते हैं रेगुलेशन 4C में। इसमें लिखा है नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज नॉट परमिसिबल इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर SO 1549E dated April 21, 2017 as amended from time to time of the Government of India MEA with any person who is a citizen of or a resident of Democratic People's Republic of Korea or an entity incorporated or otherwise in Democratic People's Republic of Korea until further orders, unless there is specific approval from the central government to carry on any transaction। माने इतनी बड़ी अगर लैंग्वेज को एक लाइन में अगर हम समझें तो बड़ी सिंपल सी बात यह है, ट्रांजैक्शंस विद नॉर्थ कोरिया आर प्रोहिबिटेड। आप कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉर्थ कोरिया से नहीं कर सकते हैं, और अगर करना है तो आपको उसको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। सवाल ये कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या होगा?
ये अगले लाइन में लिखा है। रेगुलेशन 4D, the existing investment transactions with any person who is a citizen of or resident of Democratic People's Republic of Korea or an entity incorporated or otherwise in Democratic People's Republic of Korea or any existing representative office or other assets possessed in इसको नॉर्थ कोरिया कह लेते हैं, नॉर्थ कोरिया, बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। उसके बाद विच इज़ नॉट परमिसेबल इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर सो एंड सो एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, shall be closed, liquidated, disposed, settled within a period of 180 days from the date of issue of this notification। ये नोटिफिकेशन बहुत पुराना है तो वो 180 डेज भी अब कब के ख़त्म हो चुके हैं। तो सम एंड सब्सटेंस ये है कि कैपिटल पिछले अगर रूल 4C और 4D को दोनों को मिला के पढ़ा जाए तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आपको नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं करने हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनको वाइंड डाउन कर देना है। कंटिन्यूएशन करना या नया ट्रांजैक्शन करना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शंस बहुत ही कहने में कोई आश्चर्य नहीं हो कि ये बहुत रेयर ट्रांजैक्शंस हैं, शायद ही कोई ट्रांजैक्शन देखने में आता होगा। रेगुलेशन 5 कैपिटल अकाउंट रेगुलेशंस 2000 का, जिसमें लिखा है द पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स और by debit to an account of the investor maintained with an authorized person in India in accordance with the regulations made by the Reserve Bank under the Act। रिजर्व बैंक के तहत यदि कि आप इंडिया में किसी ईडी के पास अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या आप बाहर से बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करके कर सकते हैं, और ये आपके पेमेंट का मोड होना चाहिए। फाइनली रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है। Every person selling or drawing foreign exchange to or from an authorized person for a capital account transaction shall furnish to the Reserve Bank a declaration in the form and within the time specified in the regulations relevant to the transaction। तो जो भी regulations में timeline दी गई हैं, जो format दिए गए, इनफैक्ट एक reporting obligations को लेके एक मास्टर डायरेक्शन भी है। तो टाइमलाइन आपको regulations में मिलती हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और उसके अनुसार रिपोर्टिंग विदाउट फेल कीजिए। अगर आप फेल करते हैं रिपोर्टिंग करने में तो उसके लिए कंट्रावेंशन होता है और उसकी पेनल्टी होती है, और हो सकता है कि आपका पेस कंपाउंडिंग में चला जाए, विच विल हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। इस प्रकार हमारे ये सारे डिस्कशंस जो थे वो कंप्लीट होते हैं। ये सी एंटर के लिए जो रेलिवेंट पोर्शन था फीमा का वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अब हमारी पार्टिंग टिप्स का समय है, जो हमने पिछले अपने सेशंस में भी डिस्कस किए थे। पहला तो यह है मेक यूज़ ऑफ ऑल सेंसर्स। थ्योरेटिकल पेपर्स को जब पढ़ते हैं तो जितने भी सेंसर्स हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनका सबका प्रयोग करें, रीड करें, विजुअलाइज करें, ड्रॉ करें, राइट करें, डिस्कस करें दूसरों के साथ। बोल के पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा, कुछ विजुअलाइज करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे। लर्निंग टेक्स टाइम टू सिंक इन, गिव सम टाइम आफ्टर द सेशन टू रिकलेक्ट द लर्निंग्स, टेक ब्रेक्स आफ्टर 20-30 मिनट्स टू इंश्योर फोकस एंड अटेंशन। बल्कि अगर आपको लगता है कि 20 मिनट का सेशन भी बड़ा हो रहा है तो बेशक आप 10 मिनट के बाद थोड़ी देर पॉज करके और फिर उसको कंटिन्यू करें। कोई पर्पस सर्व नहीं होता है पूरे सेशन को सुन लेने का और ये सोचने का कि समझ में आ गया, अगर आपका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है। यूज़ निमोनिक्स, ये हमने डिस्कस किया था कि हम क्लूज़ बना करके और एब्रीवेशंस बना करके टेक्स्ट को रिमेंबर कर सकते हैं। स्पाइडर डायग्राम यूज़ करें, जिसका हमने पिछले सेशंस में डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। आप चाहें तो अभी इस सेशन के बाद जो आपने पढ़ा उसका एक स्पाइडर डायग्राम बना सकते हैं। क्या होता है स्पाइडर डायग्राम, इसके लिए आप पिछले 2 सेशंस में जाके देख सकते हैं। रिवाइज आफ्टर 24 आवर्स 7 डेज, जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको 24 घंटे के बाद एक बार रिवाइज करें और 7 दिन बाद एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, ये फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसको अपना बेस बनाएं।
कई लोग बार बार पूछते हैं मुझसे, मेरा अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ और बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल देता रहा है हर सब्जेक्ट का। तो जो भी इस सब्जेक्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसको बेस बनाएं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका स्कोप क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, केस स्टडीज़, पास्ट पेपर्स एंड रिवीजन मटेरियल। जो आपको इंस्टीट्यूट से रिवीजन मटेरियल मिलता है, पास्ट पेपर्स को देख सकते हैं। केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज आपके स्टडी मटेरियल में होंगे, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने पिछले सेशंस में किया है उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आखिर में टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्रैक्टिस सम एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स और गेम्स, फिजिकली एक्टिव रहें, एंड above all, give your 100% to prepare and then relax with a positive mindset. You will definitely be able to crack it. It is not an exhaustive list, but should be helpful. हमें उम्मीद है कि ये जो हमने पिछले 9 सेशंस का एक पूरा कोर्स किया है जिसमें हमने फेमा का सिलेबस कवर किया है, ये आपको हेल्पफुल हो रहा होगा और आपको फेमा को समझने में और उसको कंटेक्स्ट में प्लेस करने में इससे मदद मिली होगी। आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस for all of you who have been a part of this journey. Thank you very much.